तो आज का लेक्चर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सीसीएनए में सिर्फ ओएसपीएफ का जिक्र है और हम लोग ओएसपीएफ के मेन पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पूरा वीडियो ही इंटरव्यू के क्वेश्चन और आंसर से भरा हुआ होने वाला है, तो इसको स्किप नहीं करना, लास्ट तक का देखना। जो क्लास में बैठे हैं वो भी अच्छे से समझ के लो, और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या जो वीडियो देख रहे हैं लास्ट तक का देखना। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकता है आपके इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि ओएसपीएफ में एरिया क्यों बनाया जाता है। ये थोड़ा सा मैं फास्ट जाऊंगा क्योंकि आप लोगों को मैंने ऑलरेडी ये पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, फिर भी एक रिवीजन करा रहा हूँ। तो उसका इंटरव्यू में आपको पूछेगा कि रिप में तो एरिया नहीं होता है, ईआईजीआरबी में तो एरिया नहीं होता है, ओएसपीएफ में एरिया क्यों बनाया जाता है। तो उसका आंसर ये है कि ओएसपीएफ के अंदर में फ्रीक्वेंट एलएसएस और एलएसयूज होती। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि एलएसए एंड एलएसयू क्या होता है। एलएसए का मतलब होता है सिंगल अपडेट, एलएसयू का मतलब होता है मल्टीपल अपडेट। एग्जाम्पल के साथ में बताया। ठीक है, तो अगर कोई फ्लैपिंग नेटवर्क है जो बार बार डाउन हो रहा है, बार बार अप हो रहा है, बार बार डाउन हो रहा है, बार बार अप हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, एक अपडेट निकलेगी जो बार बार सबको जाएगी। तो इसकी वजह से प्रोसेसिंग पावर वेस्ट, बैंडविड्थ वेस्ट, पूरा नेटवर्क चोकअप हो जाएगा। तो इसको कहते हैं फ्रीक्वेंट एलएसएस एंड एलएसयूज। तो फ्रीक्वेंट एलएसएस और एलएसयू को अवॉइड करने के लिए ओएसपीएफ में एरिया बनाया जाता है। लेकिन सिर्फ एरिया बनाने से ही काम नहीं चलेगा। एरिया तो बना दोगे, एरिया बनाने के साथ ही साथ आपको समरी भेजना पड़ेगा। अपने खुद के एरिया में कोई समरी नहीं, मैंने समरी का पूरा रूल आप लोगों को सिखाया था। जैसे ये मुंबई है, तो मुंबई एरिया वन में हो जाएगा। अब मुंबई में बांद्रा भी है, दादर भी है, भाईकल्ला भी है, अलग अलग ऑफिस है। तो मुंबई में जितने भी राउटर होंगे, सभी राउटर के पास सभी राउटर की सारी रूट होगी। लेकिन मुंबई की रूट जब दिल्ली जाएगी, गुजरात जाएगी और या और किसी दूसरे एरिया में जाएगी, तो वहां पे समरी होकर के जाएगी। तो ओएसपीएफ में एरिया इसलिए बनाया जाता है टू अवॉइड फ्रीक्वेंट एलएसएस एंड एलएसयू। ठीक है, उसको अवॉइड करने के लिए पहला सॉल्यूशन है कि एरिया बना दो, दूसरा सॉल्यूशन है कि समरी भेजो। हम लोग बहुत डिटेल में जाने वाले हैं, लेक्चर बहुत काम कर, इसलिए मैं इसे रिकॉर्ड भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरी चीज, समरी करने का रूल मैंने आपको बताया था। समरी में क्या होता है, छोटे छोटे नेटवर्क को जोड़ के एक बड़ा नेटवर्क बनाया जाता है। करेक्ट। तो मैंने आपको समरी कैसे करने का ये सारी चीजें भी बता दिया था, वापस से डिस्कस नहीं करेंगे, प्लीज वीडियो देख लेना guys, ठीक है। अब हम आते हैं इंटरव्यू के नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भाई ओएसपीएफ में कितना एरिया बना सकते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में देखोगे आप, तो इधर एरिया वन है, इधर एरिया जीरो है, इधर एरिया टू है। ठीक है, ओएसपीएफ को हम लोग थोड़ा ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में भी है सीसीएनए के, और बहुत कुछ है इंटरव्यू में पूछने के लिए इसमें। तो इंटरव्यू में पूछेगा कि ओएसपीएफ में आप कितना एरिया बना सकते हो, जैसा वन टू थ्री कितना है। करेक्ट। तो उसका आंसर ये है कि ओएसपीएफ में आप कितना भी एरिया बना सकते हो, पर उसकी कंडीशन ये है कि सभी एरिया को एरिया जीरो से कनेक्ट होना पड़ेगा। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये फाइल को तो पहला जो है मैं पेंट में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ओएसपीएफ में आप कितना भी एरिया बना सकते हो, कंडीशन है कि सभी एरिया को एरिया जीरो से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, ओएसपीएफ में एक एरिया तो होगा ही जिसे कहते हैं
एरिया जीरो। मतलब फॉर एन एग्जाम्पल, अगर दो राउटर है सिर्फ, एक राउटर ये कनेक्टेड है दूसरे राउटर से, ठीक है, ये सिर्फ, तो अगर सिर्फ दो ही राउटर है और इनके ऊपर अगर आपको ओएसपीएफ चलाना है और इनको कोई एक एरिया में डालना है, तो अगर कोई एरिया नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट एक एरिया क्रिएट करते हैं जिसको बोलते हैं एरिया जीरो। क्या बोलते हैं? एरिया जीरो। तो जब आप पहला एरिया क्रिएट करोगे तो वो होगा एरिया जीरो। ये बन गया एरिया जीरो। अब आप कितना भी एरिया बना सकते हो, बस उसकी कंडीशन क्या है कि उस एरिया को एरिया जीरो से कनेक्ट होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा वो भी बताता हूँ। ये पूरा लेक्चर ही इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर से भरा हुआ है। ठीक है। तो जैसे अभी यहाँ एक राउटर है, ये कनेक्ट हो गया यहाँ से, तो एरिया जीरो है ना यहाँ पे, तो इसको एक एरिया में डाल देंगे, एरिया वन। उसी तरह से ऐसा कनेक्ट होगा, इसको डाल देंगे हम लोग एरिया टू। अब अगर यहाँ पे मैं कोई एक राउटर ले लूं जहां पे एक एरिया क्रिएट कर देते हैं हम लोग एरिया थ्री। अब ये वाला जो है ये है एरिया वन, एरिया वन। ये वाला हमने बना दिया था एरिया टू, और इसको ले लेते हैं एरिया थ्री, एरिया थ्री। अब बाय डिफॉल्ट एरिया वन और एरिया थ्री के बीच में नेबरशिप नहीं होगी, क्योंकि अगर आपको एक एरिया से दूसरे एरिया में बात करना है तो बीच में एरिया जीरो होना चाहिए। अब वो क्यों नहीं होगी मैं उस पर आता हूँ, पहला बेसिक समझो फिर उसके बाद उस पर आते हैं कि अगर दो एरिया में, क्योंकि इंटरव्यू में पूछेगा कि अगर दो एरिया है उसके बीच में अगर एरिया जीरो नहीं है तो वो भी बताता हूँ। ठीक है, डोंट वरी। सीसीएनए में ही सीसीएनपी लेवल का थोड़ा बहुत नॉलेज आपको देके भेजूंगा, ताकि आपको दूसरों से ज्यादा आना चाहिए। हमारे स्टूडेंट को हमेशा दूसरों से ज्यादा ही आता है। ठीक है ना। अब ये है एरिया वन और ये है एरिया टू, इसको बात करना है। तो जब भी किसी भी एरिया को किसी दूसरे एरिया से कम्युनिकेट करना होता है तो उसकी पैकेट एरिया जीरो से ही होते हुए जाएगी, ऐसा। अभी कल को अगर कोई और एरिया क्रिएट हो जाता, समझो यहाँ पे एक राउटर है, इसको आपने एक अलग एरिया में डाल दिया एरिया फोर। तो अगर एरिया फोर को भी अगर टू से बात करना है, वन से बात करना है, तो उसकी ट्रैफिक एरिया जीरो में आएगी और फिर जाएगी, एरिया जीरो से होते हुए एरिया टू में जाएगी। इसीलिए एरिया जीरो को आप कहते हैं बैकबोन एरिया। क्या कहते हैं? बैकबोन। क्योंकि ये बैकबोन है, किसी भी एरिया को अगर किसी दूसरे एरिया से बात करनी है तो उसकी ट्रैफिक एरिया जीरो से होके ही गुजरेगी, और इसीलिए उसको बैकबोन एरिया कहा जाता है। प्लस ट्रांजिट एरिया, ट्रांजिट एरिया भी कहा जाता है। ट्रांजिट एरिया का मतलब किसी दूसरे एरिया की जो ट्रैफिक है वो ये एरिया से होते हुए जा रही है, दूसरे एरिया को बात करना दूसरे एरिया से, लेकिन वो इसके थ्रू जा रही है, तो ट्रांजिट एरिया भी इसे कहा जाता है। तो बैकबोन एरिया, एरिया जीरो और ट्रांजिट एरिया। और जो एरिया जीरो होता है ना वो पूरी तरह से रिडंडेंट होता है, मतलब उसमें दो दो लिंक हो गए, दो दो ऐसा लिंक हो गए, या इधर कहीं से अलग अलग जगह से कनेक्शन होगा, ताकि अगर एरिया जीरो फेल हो गया तो दूसरे एरिया एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाएंगे कभी। इसीलिए एरिया जीरो जो होता है वो रिडंडेंट होता है। रिडंडेंट मतलब उसमें दो दो लिंक, तीन तीन लिंक लगे होते हैं, कि वो डाउन नहीं होना चाहिए। दो राउटर के बीच में जो नेबरशिप फॉर्म है वो डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एरिया जीरो अगर डाउन हो गया
तो सब डाउन हो जाएगा। समझा? तो किसी भी, तो ओएस, तो फिर से आता हूँ, इंटरव्यू में पूछेगा कि ओएसपीएफ में आप कितना एरिया बना सकते हो, तो उसका आंसर होगा कि ओएसपीएफ में आप कितना भी एरिया बना सकते हो, बट उसकी एक कंडीशन है कि जो भी एरिया आप बनाओगे बीच में एरिया जीरो होना चाहिए, या कितने भी एरिया बना सकते हैं बट उस एरिया को एरिया जीरो से कनेक्ट होना पड़ेगा। पूछेगा क्यों, तो उसका भी आंसर ये है कि जब भी अगर किसी एक एरिया वाले को किसी दूसरे एरिया वाले से बात करनी होती है, तो उसका जो ट्रैफिक होती है वो एरिया जीरो से होते हुए जाती है। इसीलिए एरिया जीरो को बैकबोन एरिया कहते हैं। अगर वो गया तो कोई किसी से बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि एरिया जीरो है ही नहीं, तो बात होगी ही नहीं। समझ में आया? तो ये आंसर का क्वेश्चन था, ये उसका आंसर था ना। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, लेक्चर के बाद रिकॉर्ड कर दूंगा पब्लिक वीडियो में, ठीक है? अब इसकी बात करते हैं, फिर इंटरव्यू में पूछेगा, अच्छा चलो ठीक है, एरिया जीरो बीच में होना चाहिए, एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है, नेबर बनेंगे, करेक्ट। लेकिन अगर कोई दो एरिया है, उसके बीच में एरिया जीरो नहीं है, तो क्या वो नेबर बनेगे कि नहीं बनेगे? तो उसका आंसर है कि बाय डिफॉल्ट नहीं बनेगे, बाय डिफॉल्ट नहीं बनेगे। लेकिन ओएसपीएफ में एक कॉन्सेप्ट होता है, ये आपके सीसीएनए में नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ। एक कॉन्सेप्ट होता है वर्चुअल लिंक। ये कॉन्सेप्ट सीसीएनपी में है। ये वर्चुअल लिंक की मदद से एरिया वन एरिया थ्री का नेबर बन सकता है, इनमें बात हो सकती है। तो वर्चुअल लिंक में क्या होता है, वर्चुअल लिंक में क्या होता है कि हम लोग इस राउटर पे जाके इसका राउटर आईडी डालेंगे, और इस राउटर पर जाकर के इसका राउटर आईडी डालेंगे, तो क्या होगा, एक वर्चुअल लिंक, सॉरी, इस राउटर पर जाएंगे और इसका राउटर आईडी डालेंगे, इस राउटर पर जाएंगे और इसका राउटर आईडी डालेंगे, तो क्या होगा, यहाँ एक वर्चुअल लिंक बन जाएगा जो एरिया थ्री को एरिया जीरो से कनेक्ट करेगा। समझ में आया? नहीं समझा? फिर से समझो। ये राउटर पर जाएंगे, समझो, ये है R2 और ये है R3। तो R3 पे जाएंगे और R2 का राउटर आईडी डालेंगे, R2 पे जाएंगे और R3 का राउटर आईडी डालेंगे, तो क्या होगा उससे जाने से, वो आपको रफ बता रहा हूँ, उसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन सीसीएनपी में। तो ऐसा समझो कि वर्चुअल लिंक की मदद से क्या होगा कि एक वर्चुअल लिंक क्रिएट होगा जो एरिया जीरो से एरिया थ्री को कनेक्ट करेगा। एक तो होता है फिजिकल लिंक, और एक होता है वर्चुअल लिंक जो दिखाई नहीं देगा, लेकिन वर्चुअली एक लिंक क्रिएट होगा जो एरिया जीरो को थ्री से कनेक्ट करेगा। अब एरिया जीरो इन दोनों के बीच में आ गया, अब इन दोनों में बात होगी। तो इंटरव्यू का आंसर आपका ये होना चाहिए कि अगर दो एरिया के बीच में एरिया जीरो अगर नहीं है, तो ऐसे केस में वर्चुअल लिंक का कॉन्सेप्ट यूज होता है, जो एक वर्चुअल लिंक क्रिएट करता है एरिया जीरो से जो दूसरा एरिया है वहां। ठीक है? समझ में आया? ठीक है। सीसीएनए का एक कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन कभी कभी इंटरव्यू में पैकेज कम कराने के लिए पूछा जाता है। तो ये तो हो गया दूसरा क्वेश्चन और आंसर। एक तो हमने किया कितना एरिया बनेगा, तो कितना भी बना सकते हैं, बीच में एरिया जीरो होना चाहिए। दूसरा, अगर एरिया जीरो नहीं है तो वर्चुअल लिंक का कॉन्सेप्ट एक आता है, सीसीएनपी लेवल का है वो, जिसमें क्या होता है, वर्चुअल लिंक क्रिएट होती है जो एरिया जीरो को अदर एरिया से कनेक्ट करती है। क्लियर हो गया? उसके बाद, में क्या होता है कि थोड़ा टर्म्स एंड, अच्छा थोड़ा टर्म्स भी बता दूं, देखो, जो राउटर एरिया जीरो में यूज होते हैं उनको कहते हैं बैकबोन राउटर। क्या कहते हैं? बैकबोन। तो बैकबोन राउटर का मतलब वो राउटर
जो एरिया जीरो में यूज होते हैं, क्योंकि एरिया जीरो को बैकबोन एरिया कहते हैं। समझ में आया? बैकबोन राउटर प्लस और भी दो तीन तरह के राउटर के नाम होते हैं, मैं आपको बता दूं। एक होता है एबीआर। एबीआर स्टैंड्स फॉर एरिया बॉर्डर राउटर। ये क्या होता है भाई? जो राउटर दो, पहला सब लिख देता हूं। फिर एक होता है एएसबीआर। इसका फुल फॉर्म है ऑटोनॉमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। अब ये क्या है, ये भी इंटरव्यू में आपको पूछेगा कि एबीआर क्या होता है, एएसबीआर क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म। सो बैकबोन राउटर मतलब वो राउटर जो एरिया जीरो में यूज होता है, उसके बैकबोन राउटर के। ठीक है, क्योंकि एरिया जीरो को बैकबोन एरिया कहते हैं, ट्रांजिट एरिया कहते हैं। नाउ एबीआर क्या है और एएसबीआर क्या है, तो चलो थोड़ा सा समझते हैं नीचे। इधर से ही समझ लेते हैं ना। अभी देखो, ये थोड़ा सा गंदा दिख रहा डायग्राम। ये एक राउटर है, ये दूसरा राउटर है, ये तीसरा राउटर है, ये चौथा राउटर है। ये दोनों कनेक्टेड है, ये दोनों कनेक्टेड है, और ये दोनों कनेक्टेड। इन दोनों, ये दोनों जो है वो एरिया जीरो में है। ये दोनों जो है, मतलब ये राउटर का ये साइड का पोर्ट अलग एरिया में है। तो ये दोनों एरिया जीरो में है, मतलब ये दोनों राउटर का जो ये वाला पोर्ट है एरिया जीरो में है। ये राउटर का ये वाला जो पोर्ट है वो एरिया वन में है, और ये राउटर का ये वाला पोर्ट जो है वो एरिया टू में है। अब ये राउटर को अगर आप देखोगे, चलो इसका एक नाम दे देता हूं। इसका नाम है R2। इसका नाम है R3। इसका नाम है R1। इसका नाम है R4। ठीक है। अभी अगर R2 राउटर को अगर आप देखोगे, तो ये दो एरिया को जोड़ रहा है। उसके ये तरफ एरिया वन है और ये तरफ एरिया जीरो है, मतलब R1 एक राउटर है जो एरिया वन को एरिया जीरो से जोड़ रहा है। करेक्ट। तो R1 राउटर क्या हो जाएगा? एबीआर, एरिया बॉर्डर राउटर। ये मतलब वो राउटर जो दो एरिया को जोड़ता है। समझ में आया? उसी तरह से R3 भी दो एरिया को जोड़ रहा है, एरिया टू और एरिया जीरो को। तो R3 भी क्या हो जाएगा? एबीआर। समझ में आया? तो एबीआर का मतलब वो राउटर जो दो एरिया को जोड़ता है। क्लियर हो गया? ठीक है। दूसरा एक आता है एएसबीआर। अब ये क्या होता है? ठीक है। अभी देखो यहां पर ओएसपीएफ चल रहा है, करेक्ट। ये जितने भी राउटर है सब पे ओएसपीएफ चल रहा है। अब मान लेते हैं इस राउटर से एक दूसरा राउटर कनेक्टेड है। ठीक है। जहां पे कोई दूसरा राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है, ले लेते रिप चल रहा है, आरआईपी चल रहा है। ये एक अलग राउटिंग प्रोटोकॉल है। ठीक है। रिप, जिसे रिप कहते हैं। अब रिप में सपोज यहाँ पे 50 का नेटवर्क का रूट चल रहा है। ठीक है। अब रिप की रूट जो है
वो ऑटोमेटिकली ओएसपीएफ में नहीं जाएगी। ओएसपीएफ की रूट ऑटोमेटिकली रिप में नहीं जाएगी। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है? हाँ, रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब मैं एज अ एडमिनिस्ट्रेटर रिप का रूट ओएसपीएफ में घुसा दूंगा और ओएसपीएफ की रूट रिप में डाल दूंगा। समझ में आ रहा है? तो मैं R4 राउटर पर जाऊंगा और यहां पे मैं करूंगा रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि किसी और राउटिंग प्रोटोकॉल की रूट आप किसी और राउटिंग प्रोटोकॉल में घुसा रहे हो, डाल रहे हो। समझ में आया? तो राउटर के ऊपर जिस राउटर के ऊपर आप रीडिस्ट्रीब्यूशन करोगे वो राउटर कहलाएगा ASBR राउटर। जिस राउटर के ऊपर आप रीडिस्ट्रीब्यूशन करोगे वो राउटर को बोलते हैं ASBR राउटर, मतलब ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। मतलब वो राउटर जहां पे रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। क्लियर हो गया गाइस? समझ में आया सभी को? ABR और ASBR में क्या फर्क होता है? क्लियर हो गया? ठीक है मुबीन, इसका स्क्रीनशॉट लो पहला तो। इसका स्क्रीनशॉट लो। हुआ? स्क्रीनशॉट लिया क्या? चेक करो। हो गया? अभी इसका ले लो, ABR एंड ASBR। हो गया? क्लियर है? तो समझ गया ABR क्या है, ASBR क्या है, ये सारी चीजें समझा। तो OSPF में कितना एरिया बनेगा, एरिया जीरो बीच में नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है। फिर OSPF के टर्म्स एंड कंडीशन की भाई, ABR क्या होता है, ASBR अक्सर इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। तो ABR मतलब वो एरिया जो दो एरिया को जोड़ता है, ASBR मतलब वो एरिया, वो राउटर जो जहां पे रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है ना? अब उसके बाद इंटरव्यू का क्वेश्चन इसमें ये है कि ABR हो गया, ASBR, कितने टाइप्स के एरिया है, टाइप्स ऑफ एरिया इन OSPF। अब ये भी CCNP में आते हैं, लेकिन सिर्फ मैं बता के रख रहा हूँ नाम ताकि आपको याद रहे। टाइप्स ऑफ, क्योंकि जब मैं बहुत जूनियर था तो मुझे इंटरव्यू में पूछा था टाइप्स ऑफ एरिया इन OSPF। अब CCNA पढ़ के गया, मेरे को पता ही नहीं, और उसको पूछना ही नहीं चाहिए। पहली बात, CCNA वालों को तो ये सब पूछना ही नहीं चाहिए। OSPF में कितने टाइप्स के एरिया होते हैं, तो मैं लिख देता हूँ, सिर्फ आप ध्यान में रखना है। पहला तो होता है बैकबोन एरिया, मतलब एरिया जीरो। ठीक है, बैकबोन एरिया मतलब एरिया जीरो। फिर ट्रांजिट एरिया, मतलब वो एरिया जहां से दूसरे एरिया की ट्रैफिक पास होती है। कोई भी एरिया, वो कोई भी एरिया हो सकता है जहां से दूसरे एरिया की ट्रैफिक पास हो गई तो वो ट्रांजिट एरिया बन गया।
फिर स्टब एरिया, ये सब सीसीएनपी में आपको आएगा पूरा। फिर नॉट सो स्टब एरिया, जिसको एनएसएस भी कहते हैं, नॉट सो स्टब एरिया। फिर उसके बाद में आता है टोटली स्टब एरिया। टोटली, ये सब क्या है, इसको क्यों बनाते हैं, इसको कैसे बनाते हैं, ये सब आपको सीसीएनपी में आएगा। ठीक है। तो ये सीसीएनए के बैच के बाद दो तीन बैच लॉन्च होने वाले हैं। एक पाइथन का बैच लॉन्च होने वाला है, कंप्यूटर हार्डवेयर का बैच लॉन्च होने वाला है जो आप ही का होगा। सीसीएनबी एनआरसी का एक बैच लॉन्च होने वाला है। तो स्टब एरिया हो गया, ट्रांजिट एरिया हो गया, बैकबोन एरिया हो गया, टोटल स्टब एरिया हो गया, नॉट सो स्टब एरिया हो गया। ठीक है। टोटल स्टब एरिया हो गया। तो इतना 5 एरिया आपको ध्यान में रखना है। ये क्या है, अगर वो पूछेगा बोलना सर ये सीसीएनए का है ही नहीं। फिर भी मुझे पता है कि इतने तरह के एरिया होते हैं। ना भी अब सीसीएनबी करूंगा तो मुझे आ जाएगा ये, क्योंकि ये सीसीएनए में है ही नहीं। ठीक है। उसके बाद में होता है एलएसए। इसका भी जो डीप है वो आता है सीसीएनपी में, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता के रख रहा हूँ। टाइप्स ऑफ एसएलए, टाइप्स ऑफ इन ओएसपीएफ। ओएसपीएफ में कितने तरह के एसएलए, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एसएलए, अब ये क्या होता है ये समझो। वैसे तो बहुत सारे एसएलए है, कुछ बताता हूँ। SLA 1, SLA 2, SLA 3, SLA 4 और SLA 5। ये आपको 5 याद रखना है। अब ये क्या करते हैं, इनका नाम भी है कुछ, मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा। राउटर लिंक एसएलए, नेटवर्क लिंक एसएलए, ऐसा रहता है। SLA 1 क्या होता है, SLA 1 मतलब जो भी अपडेट डीआर अदर राउटर भेजता है, जो भी अपडेट डीआर अदर राउटर भेजता है उसको बोलते हैं SLA 1। क्या बोलते हैं, SLA 1। फॉर एन एग्जाम्पल, जो भी राउटर अभी आपने ऊपर देखा, एरिया जब हम बना रहे थे, तो वहां कोई डीआर बीडीआर नहीं था, सब नॉर्मल राउटर थे। तो जो नॉर्मल राउटर होते हैं वो लोग जो भी अपडेट भेजते हैं वो SLA 1 होती है। समझ में आ रहा है। दूसरी चीज, SLA 2। SLA 2 मतलब वो अपडेट जो डीआर और बीडीआर भेजते हैं। जो भी अपडेट, जैसा मैं डीआर हूं, मैंने आप लोगों को बोला कि उसका ये वाला लिंक डाउन है, तो जो अपडेट मैं भेजूंगा उसे बोलेगे SLA 2। या मैं फेल हो गया तो मेरा जो बैकअप था उसने भेजा, तो उसको बोलेंगे SLA 2। तो जो भी अपडेट डीआर और बीडीआर भेजता है उसको बोलते हैं SLA टाइप 2। SLA टाइप 3 मतलब जब भी कोई भी दूसरे एरिया की रूट है, जैसा आप एरिया 1 में हो, मैं एरिया 2 में हूँ। एरिया 1 की रूट जब एरिया 2 में आएगी तो एरिया 2 के लिए वो SLA 3 होगी। समझ में आया, नहीं आया। इधर देखो, ये एरिया 1 है, ये एरिया 2 है। यहाँ पे एक रूट थी मान लो 20। हाँ, ये रूट 20 की रूट जब एरिया 0 से होते हुए एरिया 1 में आएगी, तो एरिया 1 के लिए ये रूट जो होगी वो होगी SLA 3। क्या होगी, समझ में आया। दूसरे एरिया की रूट जब आपके एरिया में आएगी तो वो SLA 3 की मदद से आएगी। समझा, समझा। हाँ, उसी तरह से मैं लिख देता हूँ इस डायग्राम में ना, SLA 3, ये जो रूट वहां से आई है वो
SLA3 की मदद से आई। ठीक है। उसी तरह से एक होता है SLA4 और SLA5। अब ये क्या है, इधर देखो, ये 50 नेटवर्क था, ये दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल का था। इसको हमने क्या किया, मैनुअली घुसाया OSPF में, है ना। तो जब भी आप कोई भी रूट OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो ये जो रूट होगी, जब ये इधर आएगी, जैसा ये 50 रूट इधर आ गई, तो ये जो रूट होगी ये SLA5 के मदद से आएगी। ये सब इंटरव्यू में पूछता है, SLA5 के मदद से आएगी। और जब भी कोई रूट रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, तो उसके ऊपर एक टैग लगा होता है कि कौन से राउटर पे ये रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो ये R4 पे हुआ है, तो SLA4 में ASBR राउटर का राउटर आईडी होता है कि इस राउटर पे ये आई है। और LSA5 में क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूटेड राउट होती है। क्या होती है, रीडिस्ट्रीब्यूटेड राउट होती है। ये सब CCNP का, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। समझ में आया। हमेशा याद रखना, SLA4 और SLA5 एक साथ आते हैं, समझा। और SLA3 का मतलब दूसरे एरिया की रूट जब आपके एरिया में आएगी, तो वो आएगी SLA। तो SLA1 मतलब नॉर्मल राउटर, जो भी DR अदर राउटर होता है, जो भी नॉर्मल राउटर होता है वो DR अदर होता है। तो वो जो भी रूट भेजेगा ना, वो जो भी अपडेट भेजेगा वो LSA1 की मदद से भेजेगा। और अगर आपके नेटवर्क में DR BDR है, अगर वो कोई अपडेट भेजेगी, तो वो LSA2 की मदद से आएगी। और दूसरे एरिया की रूट जब आपके एरिया में आएगी, तो वो LSA3 की मदद से आएगी। अच्छा, हमको कैसे पता चलेगा ये LSA3 4 है ना, क्योंकि वो तो रूट आ जा रही है, उसके आगे कोड लिखा रहता है। जो भी रूट LSA3 की मदद से आती है, उसके आगे लिखा होता है OIA, मतलब OSPF इंटर एरिया रूट। OSPF इंटर एरिया राउट, OIA होगा। और ये जो रिडिस्ट्रीब्यूटेड रूट होता है, इसके आगे क्या होगा, इसके आगे होगा ई राउट। क्या होगा, ई राउट। ई रहेगा, E2 या E1 ऐसा रहेगा। या तो E2 होगा या तो E1 होगा, डिपेंड करता है आपने किस तरह का कॉन्फ़िगरेशन किया है। तो इससे समझ में आता है कि ये LSA5 रूट है, ये रिडिस्ट्रीब्यूटेड रूट है, या ये दूसरे एरिया की रूट है, वो इससे समझ में आता है। समझा। और बाकी इसका और भी डेप्थ है जो हम लोग CCNP में सीखेंगे। तो ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट था OSPF के हिसाब से। थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ। ठीक है। इंटरव्यू का सबसे पहला क्वेश्चन कि OSPF में आप कितना एरिया बना सकते हो। तो जिसका आंसर है कि OSPF में मैं कितना भी एरिया बना सकता हूँ, बट उसकी कंडीशन है कि वो सभी एरिया को एरिया 0 से कनेक्ट होना पड़ेगा। फिर पूछेगा ऐसा क्यों। तो आप कहोगे कि जब भी एक एरिया को दूसरे एरिया से जब बात करना होता है, तो उसकी ट्रैफिक उस एरिया 0 से होते हुए गुजरती है। समझा। तीसरी चीज, फिर बोलेगा अच्छा ठीक है, लेकिन अगर कोई दो एरिया है, उसके बीच में अगर एरिया 0 नहीं है, तो क्या करेंगे। तो वर्चुअल लिंक नाम का कॉन्सेप्ट यूज होता है, जो एरिया 0 को दूसरे एरिया तक लाता है, जो उसको कनेक्ट, वो वर्चुअल लिंक के मदद से होगा। फिर हमने सीखा उसके कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज। बैकबोन राउटर, जो भी एरिया 0 के राउटर हो गए उनको बैकबोन राउटर कहा जाता है। ठीक है। फिर ABR राउटर मतलब वो राउटर जो दो एरिया को जोड़ता है, कनेक्ट करता है। ASBR राउटर मतलब वो राउटर जिस राउटर पे रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर हमने सीखा, ये सब इधर ही सिखाया था। फिर हमने सीखा कि भाई कितने तरह के एरिया होते हैं OSPF।
तो हमने देखा बैकबोन एरिया, ट्रांजिट एरिया, स्टब एरिया, नॉट स्टब एरिया, टोटल स्टब एरिया। फिर हमने देखा कितने तरह के एसएलए होते हैं ओएसपीएफ। SLA 1 मतलब जो नॉर्मल राउटर एक दूसरे को अपडेट भेजते हैं वो SLA 1 होता है। SLA 2 का मतलब होता है जो अपडेट DRBDR भेजते हैं वो SLA 2 की मदद से जाती है। SLA 3 का मतलब होता है जो दूसरे एरिया की रूट हमारे एरिया में जब आती है तो वो SLA 3 की मदद से आती है, और उसके आगे OIA का कोड होता है। और अच्छा, SLA 1 और 2 के आगे ओ का कोड होगा, ओ रूट। इसको क्या कहेंगे? ओ रूट। इसको कहेंगे OIA रूट। और इसके अंदर 5 नंबर में रूट होती है। ठीक है। तो SLA 1 और 2 के से जो अपडेट आती है वो होती है ओ रूट। ओ मतलब OSPF। SLA 3 की मदद से जो आती है वो होता है OIA, मतलब OSPF इंटर एरिया, मतलब दूसरे एरिया की राउट। और LSA 5 में रिडिस्ट्रीब्यूटेड राउट होती है, तो या तो वो E2 होती है या तो वो E1 होती है। तो इससे समझ में आता है रूट के आगे कौन सा कोड है। तो ये ओ देखोगे तो समझ में आ जाएगा, अच्छा ये मेरे एरिया की रूट है, मेरे एरिया की रूट ही मुझे मिल रही है। या तो ये डीआर ने भेजा है, या तो डीआर अदर ने भेजा है, या ये BDR ने भेजा, मतलब मेरे ही एरिया की रूट है ये। दूसरे एरिया की रूट आती है तो उस पर टैग लगाता है OIA। रिडिस्ट्रीब्यूटेड के आगे टैग लगाता है ई। तो इंटरव्यू में आपको पूछेगा कि भाई LSA 3 क्या है, तो बोलने का दूसरे एरिया की रूट जब मेरे एरिया में आती है LSA 3 की मदद से आती है, फिर उसका कोड OIA होता है। ठीक है। फिर वो पूछेगा कि LSA 4 5 क्या होता है, इसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं। 4 में क्या होता है? 4 में राउटर का आईडी होता है, जिस राउटर पे रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ASBR राउटर का राउटर आईडी होता है। और 5 में एक्चुअली रूट होती है, जो 50 होगा ना वो 5 में होगा। ठीक है। इसको अपने बुक में भी लिखो। अब पॉज कर दो वीडियो। तो ये था OSPF। ठीक है। जिसका मैंने आप लोगों को इंटरव्यू का क्वेश्चन एंड आंसर सब कुछ बता दिया, सारी चीजें मैंने आपको इसके अंदर में बता दिया कि क्या क्या आ सकता है इंटरव्यू में और उसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है। हाँ। नाउ अब थोड़ा सा टॉपिक से हटके, सिलेबस से हटके चीज पढ़ी। तो वो क्या चीज है? वो है दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल्स। जैसे आपके CCNA के सिलेबस में रिप नहीं है, EIGRP नहीं है, तो थोड़ा सा हम वो पढ़ेंगे। ठीक है। क्योंकि वो इंटरव्यू में पूछता है। फिर नेक्स्ट जो राउटिंग प्रोटोकॉल है उसका नाम है RIP। अब ये आपके CCNA के सिलेबस में नहीं है, ये कंपनी में भी आउटडेटेड हो गया है। तो भाई पढ़ा क्यों रहे हो? इसलिए पढ़ा रहे हो क्योंकि इंटरव्यू में जो HR बैठता है ना, जो टेक्निकल, उसको बड़ी खुजली रहती है। जबरदस्ती कुछ भी पूछेगा तो आपको ये आना चाहिए। ठीक है। तो ये अभी यूज नहीं होता फिर। तो रिप का फुल फॉर्म होता है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो रिप एक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, तो मतलब जितनी भी चीजें डिस्टेंस वेक्टर में होगी वो सब इसके अंदर होगी। इसमें अपडेट पीरियोडिक होगी, हर 30 सेकंड पे भेजेगा, पूरा राउटिंग टेबल भेजेगा। राउटर को पूरी विजिबिलिटी नहीं होगी पूरे नेटवर्क की। नेबर उसके लिए दुनिया होगा। नेबर बोलेगा अप है तो अप है, डाउन है तो डाउन है। समझ रहे हैं? कन्वर्जेंस बहुत स्लो होगा इसके अंदर में। जो डिस्टेंस वेक्टर में जो भी था वो सब इसके अंदर होगा। अब रिप के अंदर दो वर्जन आते हैं, रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2। बाय डिफॉल्ट जब भी आप राउटर पे रिप चलाते हो, क्योंकि ये राउटर पे चलने वाला प्रोटोकॉल है, ठीक है, तो जब भी राउटर पे आप बाय डिफॉल्ट राउटर रिप करके इसको जब इनेबल करते हो तो बाय डिफॉल्ट वर्जन 1 इनेबल होता है। क्या होता है? वर्जन 1 इनेबल होता है बाय डिफॉल्ट। और अगर आपको वर्जन 2 इनेबल करना है तो आपको एडिशनल कमांड देना पड़ेगा। समझ में आया ये सब क्या है, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं? मेरी वीडियो में है अलग से। वो प्लेलिस्ट आप लोगों से मैं शेयर करूंगा, यूट्यूब पे ओपन है वो वीडियो।
तो दो वर्जन है, वर्जन 1, वर्जन 2। अब दोनों में क्या फर्क है? जो वर्जन 1 है वो क्लासफुल है। क्लासफुल का मतलब ये अपडेट में मास्क नहीं भेजता है। मैं बताया था दो तरह के राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल और क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल। क्लासफुल मतलब वो राउटिंग प्रोटोकॉल जो अपडेट तो भेजेगा लेकिन मास्क नहीं भेजेगा। क्लासलेस मतलब वो राउटिंग प्रोटोकॉल जो अपडेट में मास्क भेजेगा। करेक्ट। तो ये मास्क नहीं भेजेगा। जबकि वर्जन 2 है। तो जो वर्जन 2 है वो क्लासलेस है, मतलब वो अपडेट भेजेगा, मास्क अपडेट में भेजेगा तो कहीं पे भी उसको चला सकते हैं, राइट। लेकिन बाय डिफॉल्ट वो भी नहीं भेजता है, उस पर भी इनेबल करना पड़ता है, लेकिन उसमें हो जाता है। ठीक है। अपडेट भेजने लगता है मास्क अपडेट में। उसके बाद जो रिप वर्जन 1 है, ये जो अपडेट भेजता है वो ब्रॉडकास्ट होती है। क्यों? क्योंकि जो रिप वर्जन 1 है वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस पर अपडेट भेजता है, ये एड्रेस पर। तो सबको मिल जाएगी, जिस जिस राउटर पे भी रिप वर्जन चलेगा वो इस अपडेट, इस अब आईपी एड्रेस पर अपडेट भेजेगा, सबको मिल जाएगी। इसीलिए बोलते हैं कि रिप वर्जन 1 में जो अपडेट भेजी जाती है वो ब्रॉडकास्ट होती है। जबकि रिप वर्जन 2 क्या करेगा, जब भी वो अपडेट भेजेगा, कुछ अप या डाउन होगा कुछ भी, तो वो इस एड्रेस पर भेजेगा 224.0.0.9 पे। तो क्या होगा, जहां पे भी रिप वर्जन 2 है उनको मिलेगी। अब 224.0.0.9 ये मल्टीकास्ट एड्रेस है, इसीलिए रिप वर्जन 1 में जो अपडेट भेजी जाती है वो ब्रॉडकास्ट होती है, और जो रिप वर्जन 2 में जो अपडेट भेजी जाती है वो मल्टीकास्ट होती है। क्लियर हो गया? हाँ। हाँ। ठीक है ना। तो ये था आपका रिप। आपको मालूम होना चाहिए कि रिप जैसा भी कोई राउटिंग प्रोटोकॉल होता है, और रिप की एडी वैल्यू क्या होती है? 120। क्या होती है? 120। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो मूवी। ठीक है गाइस। तो रिप राइटिंग प्रोटोकॉल, इसके ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आपको एक बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, क्योंकि ये कोई यूज भी नहीं करता है। ठीक है। हाँ। तो ये था रिप, और इसकी एडी वैल्यू कितनी है? 120। ठीक है। रिप की एडी वैल्यू कितनी है? 120। मैं पढ़ाया था ओएसपीएफ की 110 है, रिप की 120 है। एक एडी वैल्यू का चार्ट भी मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा फिर। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो राउटिंग प्रोटोकॉल है जो आपको नहीं आता, और रिप के हिसाब से कौन सा वाला पाथ बेस्ट पाथ है? जहां से हॉप कम लगता है, मैंने पढ़ाया था जब कंपैरिजन पढ़ाया था। जैसा ओएसपीएफ के हिसाब से कौन सा पाथ बेस्ट पाथ होता है? जहां से बैंडविड्थ ज्यादा मिलती है। उसी तरह से ओएसपीएफ के हिसाब से कौन सा पाथ बेस्ट पाथ होता है? जहां से हॉप कम लग रहा है। अब अगर R1 को R10 पे जाना है, ऊपर से जाएगा तो दो हॉप, नीचे से जाएगा तो एक हॉप। तो रिप के हिसाब से नीचे वाला पाथ बेस्ट पाथ है, जहां से कम हॉप लग रहा है। और हॉप का जो मैट्रिक होता है उसे कहते हैं हॉप काउंट। मतलब एक हॉप, दो हॉप, एक हॉप, ऐसा कितना, तो हॉप को कम। स्क्रीनशॉट लो इसका गाइस। तो रिप वर्जन 1 हो या रिप वर्जन 2 हो, दोनों के भी हिसाब से वो वाला पाथ बेस्ट पाथ होता है जहां से कम हॉप लगता है। ठीक है। और हॉप का जो मैट्रिक है उसे कहते हैं हॉप काउंट।
उसी तरह से और एक एक राउटिंग प्रोटोकॉल होता है, बस 10 मिनट और पढ़ाऊंगा आपको। उसके बाद कल अपन सीधा लैब करेंगे। कल क्लास में होगे तो बेटर होगा, घर से कर आपके ऊपर है। ठीक है। ये रिप के कुछ टाइमर्स होते हैं, अब रिप चलता ही नहीं है तो क्या। ना, ओएसपीएफ हमने अभी अभी पढ़ा है। अब हम लोग करेंगे आईजीआरपी एंड ईआईजीआरपी। 10 मिनट का है, थियरी छोटा सा, बस समझने के लिए। ये ईआईजीआरपी तो बहुत बड़ा है, सीसीएनपी में पूरा आएगा, लेकिन एटलीस्ट सीसीएनए में आपको बेसिक वाले तो आना चाहिए। तो सबसे पहला एक राउटिंग प्रोटोकॉल था आईजीआरपी, ये भी निकल चुका है। आईजी आईजीआरपी का फुल फॉर्म है इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है। इसमें दो प्रॉब्लम थी। पहली प्रॉब्लम थी कि ये डिस्टेंस वेक्टर था, और दूसरी प्रॉब्लम थी कि ये क्लासफुल था। ठीक है। बाकी सब सही था उसका। इसका जो बेस्ट पाथ चुनने का क्राइटेरिया था, उसको दो था, बैंडविड्थ प्लस डिले। मतलब बैंडविड्थ भी कम मिलना चाहिए और डिले भी, बैंडविड्थ भी ज्यादा मिलना चाहिए, डिले भी कम कम लगना चाहिए। तो इनको मिला करके एक मैट्रिक निकालता था। तो इसका जो मैट्रिक था, इसके मैट्रिक को हम लोग बोलते थे कॉम्पोजिट मैट्रिक। क्या बोलते थे? मिला जुला, बैंडविड्थ और डिले का वो मिला जुला। और इसकी जो एडी वैल्यू थी वो थी 100। समझा? आईजीआरपी था, डिस्टेंस वेक्टर था, क्लासफुल था। उसका बेस्ट पाथ चुनने का क्राइटेरिया था बैंडविड्थ और डिले दोनों पे ध्यान देता था। और इसका जो मैट्रिक था वो था कंपोजिट मैट्रिक, मतलब बैंडविड्थ और डिले को मिला करके जो वैल्यू आती थी वो होती। और एडी वैल्यू थी 100। तो इसको जो है मॉडिफाई किया गया। क्या किया गया? मॉडिफाई किया गया। समझ में आया? ठीक है ना। इसको मॉडिफाई किया गया और इसको मॉडिफाई करके बना दिया गया EIGR, एनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। तो EIGRP इज नथिंग बट इट इज एन एनहेंसमेंट ऑफ IGRP। एनहेंसमेंट ऑफ IGRP। तो ये IGRP का एडवांस वर्जन है, मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक है। तो जब EIGRP को बनाया जा रहा था, मॉडिफाई करके EIGRP बनाया जा रहा था, IGRP, तो इसके अंदर दोनों के गुण डाल दिए गए। थोड़ा सा गुण OSPF का भी डाला गया, थोड़ा सा गुण रिप का भी डाला गया। तो मतलब इसके अंदर दोनों के फीचर है। इसके अंदर लिंक स्टेट का भी फीचर है, प्लस इसके अंदर डिस्टेंस वेक्टर का भी फीचर है। तो क्या फीचर लिंक स्टेट का है, क्या डिस्टेंस वेक्टर का है? लिंक स्टेट का काम करने का तरीका बहुत अच्छा है। तो वे ऑफ ऑपरेशन इसने लिया लिंक स्टेट से। किससे लिया? लिंक स्टेट से। और जो डिस्टेंस वेक्टर है जैसे कि रिप, उसका कॉन्फ़िगरेशन बहुत सिंपल है, उसमें एरिया वेरिया बनाने की झंझट नहीं है। तो सिंप्लिसिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, सिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये उसने लिया डिस्टेंस वेक्टर्स। क्या यहां तक समझा? तो इसके अंदर दोनों के गुण हैं। तो इसीलिए ये क्या बोलता है कि भाई देखो, ना ही मैं लिंक स्टेट हूं, ना ही मैं डिस्टेंस वेक्टर हूं, मैं हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल हूं। मैं हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल हूं। समझा? तो इंटरव्यू में आपको पूछेगा कि EIGRP हाइब्रिड क्यों है, तो बोलने का कि EIGRP में दोनों के फीचर्स है, लिंक स्टेट और डिस्टेंस वेक्टर। तो पूछेगा कि क्या बताओ, एक्सप्लेन करो। तो बोलने का सर उसने काम करने का तरीका लिंक स्टेट का लिया है,
और कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिस्टेंस वेक्टर का लिया है, क्योंकि डिस्टेंस वेक्टर को कॉन्फ़िगर करना सिंपल है। समझा? तो इसीलिए इसको हम लोग हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल कहते हैं। फिर ये क्या बोलता है, जब इसको कन्वर्ट किया जा रहा था तो वो क्लासफुल था ना, तो ये बोला कि भाई अच्छा, और एक एक चीज, क्योंकि ये जो था ये डिस्टेंस वेक्टर था, तो ये आईजीआरपी बोलता है कि मैं डिस्टेंस वेक्टर नहीं हूं, मैं तो एनहेंसमेंट टू आईजीआरपी का, राइट? तो मैं एडवांस्ड डिस्टेंस वेक्टर हूँ। इंटरव्यू में ये भी पूछेगा कि आईजीआरपी को एडवांस डिस्टेंस वेक्टर क्यों कहा जाता है, तो बोलने का कि क्योंकि जो आईजीआरपी है वो एनहेंसमेंट है आईजीआरपी का, इसीलिए उसको हम लोग एडवांस डिस्टेंस वेक्टर कहते हैं, क्योंकि डिस्टेंस वेक्टर आईजीआरपी था, ये तो उसका एनहेंसमेंट है, तो ये एडवांस हुआ, इसीलिए ये अपने आप को एडवांस डिस्टेंस वेक्टर कहता है। और हाइब्रिड क्यों कहता है, क्योंकि लिंक स्टेट का और डिस्टेंस वेक्टर दोनों के फीचर्स है इसमें। समझा? फिर जब इसको कन्वर्ट किया जा रहा था तो इसने अपने आप को क्लासलेस बना लिया उस वक्त, क्योंकि क्लासफुल तो बहुत घटिया फीचर होता है। अपडेट में मार्क्स भेजेगा, वीएलएसएन पे सपोर्ट नहीं करेगा, इधर उधर सपोर्ट नहीं करेगा, करेक्ट? तो इसलिए जब उसको वो किया जा रहा था, क्या, इसको जब कन्वर्ट किया जा रहा था, मॉडिफाइड किया जा रहा था, तो इसको बना दिया क्लासलेस। ये सब जगह चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। उसके बाद में इसका भी जो मैट्रिक है, ये आईजीआरपी का भी जो मैट्रिक है वो कॉम्पोजिट मैट्रिक है। मतलब वो भी बैंडविड्थ और डिले दोनों पे ध्यान देता है, बट बैंडविड्थ प्लस डिले, बैंडविड्थ प्लस डिले, या जल्दी का मैट्रिक है ना, तो बैंडविड्थ प्लस डिले मल्टीप्लाई बाय समथिंग है, मैं बहुत दिन बाद वो कर रहा हूँ, तो ये आईजीआरपी का मल्टीप्लाई बाय टू था, करेक्ट? टू, हाँ, 256 मल्टीप्लाइड बाई 250, आप लोग को पढ़ाया था मैंने उस बैच में। तो इसका जो मैट्रिक है उसका सिर्फ बैंडविड्थ प्लस डिले है, लेकिन इसका बैंडविड्थ प्लस डिले मिला के जो वैल्यू आती है उसको वो 256 से मल्टीप्लाई करता है। समझा? और इसका भी जो बेस्ट पाथ चुनने का क्राइटेरिया ये वो देखता है कि बैंडविड्थ और डिले दोनों पे ध्यान देता है। और ये आईजीआरपी की 3 एडी वैल्यू है, पर जा रही है यार, तो मैं नीचे आता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लो, क्या नाम है आपका? मुबीन, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो इसका, इसको मैं सेव करके रखूंगा वैसे। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, नाउ तो ये आईजीआरपी चल रहे थे, ये आईजीआरपी में क्या मैंने बोला था? हाँ, एडी वैल्यू, इसकी जो एडी वैल्यू है वो 3 है। 90, 90 मतलब इंटरनल। गाइस ये पढ़ा रहा हूँ, पढ़ लो, कोई पढ़ाता नहीं है ये आईजीआरपी सीसीएनए में फिलहाल। 90 इंटरनल मतलब जो रूट ईआईजीआरपी टू ईआईजीआरपी लर्न हो रही है, मतलब मैं एक राउटर हूँ, मेरे ऊपर ईआईजीआरपी चल रहा है, आप एक राउटर हो, आपके ऊपर भी ईआईजीआरपी चल रहा है, तो जो रूट ईआईजीआरपी टू ईआईजीआरपी लर्न होती है वो ईआईजीआरपी इंटरनल रूट कंसीडर करके एडी वैल्यू 90 देता है। फिर एक होता है 170 रीडिस्ट्रीब्यूटेड राउट, जो दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल की जो राउट होती है, अगर वो ईआईजीआरपी में आती है तो वो उसको एक्सटर्नल रूट कंसीडर करता है, नॉट रीडिस्ट्रीब्यूटेड राउट, एक्सटर्नल राउट। ठीक है। उसके बाद 5 समरी रूट को एडी वैल्यू 5 देता है। हमने समरी क्या हो इस पे में सीखा था,
तो EIGRP में जब समरी रूट किसी नेटवर्क की समरी मेरे पास आती है तो उसको ईडी वैल्यू 5 दिया जाता है। अब ये सब क्या है, ये पूरा डीप में CCNP में है। ठीक है, CCNA के हिसाब से कम इतना तो आना ही चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट लो मुबीन। ठीक है, तो आपको IGRP, EIGRP और रिप ये थोड़ा मैंने बेसिक लेवल पे बताया हूँ। बाकी सब जब आप CCNP करोगे, NRC, एनकोर वगैरह, उसमें मैं पूरा डीप में आप लोगों को लेके जाऊंगा विद ट्रबल शूटिंग के साथ। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। ये पब्लिक होगा अभी, खत्म करके मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। ऑल राइट, बाय गाइस।